जिस कॉन्टेक्स्ट में ये आया है कि भाई नौकरियों में जो रिजर्वेशन है उसका वर्गीकरण होना चाहिए ताकि सबको हिस्सेदारी मिल सके। अब ये सबको को समझना बहुत जरूरी है। देश में लगभग 30% आबादी है जो कि एससी और एसटी की है। अब इस 30% को माने तो मोटा मोटी लगभग 42 करोड़ आदमी आज की तारीख में एसटी और एससी समाज का है। 42 करोड़ जो एलिजिबल है नौकरी के लिए, जो वर्क फोर्स के तौर पे हम माने तो लगभग 30-32 करोड़ आदमी ऐसा है एसटी और एससी का जो कि नौकरी के लायक है। 30 से 32 करोड़। अब सवाल ये आता है कि सरकारी नौकरियां कितनी हैं जिसमें सबको देना है। तो सरकारी नौकरियां पूरे देश में है, सेंटर और स्टेट मिला के 2 करोड़, 1 करोड़ 96 लाख। उसमें एस टी एस सी ओबीसी कितना, 50% माने के लगभग 96 लाख के आसपास, 1 करोड़ मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे। उसमें से 27% हटा देते हैं हम ओबीसी का, 27 दूना का 54, बच गई है 46 लाख नौकरियां। तो पूरे देश में सरकारी नौकरी है 46 लाख, लोग हैं जो एलिजिबल नौकरी के लिए 32 करोड़। तो पहला सवाल तो ये आता है कि 32 करोड़ लोगों को 46 लाख में सबमिट करोगे कैसे? पहला सवाल तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि 32 करोड़ लोग 46 लाख नौकरियों में सबको हिस्सेदारी मिल जाए, पहली चीज। अब आते हैं गवई साहब के एग्जाम्पल का, जिसका वकील साहिबा रत्ना जी जिक्र कर रही थी कि एक ट्रेन का जनरल डिब्बा, एग्जाम्पल है जनरल डिब्बा। जनरल डिब्बा कितना होता है एक ट्रेन में? मैक्सिमम 2। बाकी तो ट्रेन किसके लिए रिजर्व है, उस पर चर्चा नहीं होनी है। तो सरकारी नौकरी तो 2 ही डिब्बा है ना। तो जो बाकी की पूरी ट्रेन है उस पर कौन मजा लेगा, उस पर कौन चढ़ेगा, उस पर किसका कब्जा होगा? सरकारी नौकरी के अलावा 85% दलित जमीन के बिना घूम रहा है, उसको जमीन नहीं देंगे जी, उसको नौकरी देंगे। उस 26 लाख में 46 लाख में से जमीन नहीं देंगे उसको। 32 करोड़ लोगों को 46 लाख में घुसाना है, जमीन पर चर्चा नहीं करेंगे। जितनी प्राइवेट कंपनियां हैं उसमें सब पे कब्जा सवर्णों का है, उसमें चर्चा नहीं होगी कि वहां उसको नौकरियों में हिस्सेदारी देनी चाहिए, सीओ भी उसको बनना चाहिए। कोई वाल्मीकि समाज कब तक जो है वाल्मीकि व्यक्ति गटर साफ करेगा? वो सीओ क्यों नहीं बन सकता है? क्यों नहीं बनना चाहिए उसको? उसको एकदम बनना चाहिए, लेकिन वहां नहीं, क्योंकि वो डिब्बा तो रिजर्व है, वो तो अलग के लिए रिजर्व है। जनरल डिब्बे में घुसाना है, क्योंकि सवाल जनरल डिब्बे का है। और आपने आर्गुमेंट भी ऐसा दे दिया कि जनरल डिब्बे में जो घुस चुका है वो नहीं घुसने दे रहा। जनरल डिब्बे की एक लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन से डिब्बा बढ़ नहीं सकता है। वो लिमिटेशन आपने 7.5% और 15% की फिक्स कर रखी है। उसको आपको पहले तो एक्सपेंड करना पड़ेगा। 7.5 को आपको 10% करना पड़ेगा जो उसकी आबादी है, 15% को 20 करना पड़ेगा जो उसकी आबादी है। पहले तो डिब्बा बढ़ाइए, डिब्बे की साइज बढ़ाइए, और फिर आइए आप जो बाकी के डिब्बे जो आपने सो कॉल्ड बिना कहे रिजर्व है बाकी लोगों के लिए, उस पे आइए। और तब जाकर के आप सबको न्याय दे पाओगे, सबकी हिस्सेदारी हो पाओ, क्योंकि ये सबका बहुत जरूरी है। ये देखने में जजमेंट बड़ा बढ़िया लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है कुछ लोगों को कि वाह वाह वाह, सबको हिस्सेदारी। सबको हिस्सेदारी पॉसिबल ही नहीं है, सबको हिस्सेदारी किसी भी तौर पे पॉसिबल नहीं है। अब इसके अलावा चीजें देखिए कि इसमें फ्लो कहां कहां है। एसटी एससी का रिजर्वेशन संविधान के लागू होने के पहले सेटल्ड है। संविधान के लागू होने के बाद तो एसटी एससी के रिजर्वेशन का डिबेट आया ही नहीं, वो तो लागू होने के पहले संविधान सभा में सेटल्ड है। जो मसला संविधान सभा में सेटल्ड है, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान सभा के डिसीजन को चैलेंज कर दिया, पहली चीज। अब आते हैं दूसरी चीज पे। जो आधार थे उसमें गरीबी आधार नहीं है। पूना पैक्ट का समझौता उसको याद करने की जरूरत है। 1919 में जिस दिन एससी के रिजर्वेशन की घोषणा है, डिप्राइव क्लास के लिए घोषणा हुई रिजर्वेशन की, उस आधार को समझे जाने की जरूरत है। आप उसको हटा दिए, उस कॉन्टेक्स्ट को आपने 1932 का पूना पैक्ट हटा दिए। जब सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हो रही थी तब आप क्यों रिजर्वेशन का नाम लेकर के आए? आप दीजिए सेपरेट इलेक्टोरेट,
आइए बाबा साहब की पुरानी डिमांड पर, हटा लीजिए, आप पूरा हटा लीजिए, ले जाइए जितना है, आप आ जाइए ओरिजिनल डिमांड पे जो पूना पैक्ट में उठाई गई, वहां से शुरू करते हैं। उसके बाद आपने एसटी का मामला आया, एसटी का क्रिमिनल ट्राइब एक्ट आया। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट गरीबी के आधार पर नहीं लगाया गया था, उसमें 127 जातियां थी जो क्रिमिनल थी, जिनको घोषित किया गया था। 1872 से लेकर 1949 तक वो पूरी की पूरी जात, पूरी की पूरी कम्युनिटी क्रिमिनल घोषित थी, जिसका हर एक युवा, हर एक जो लगभग 10-12 साल से ऊपर का जितना भी लोग थे, मेल फीमेल, सबको पुलिस थाने में जाकर के डेली हाजिरी देनी होती थी। हिंदी में उसको जरायम पेशा कहते थे। मेरे पुरखे देते थे हाजिरी, हर दिन थाने में शाम को जाकर के हाजिरी देते थे। वो उनकी गरीबी के चलते नहीं था, क्योंकि उनके ऊपर एक ठप्पा था कि भाई ये क्रिमिनल ट्राइब है, तो इनको आके अटेंडेंस देनी पड़ेगी हर दिन थाने में आकर के शाम को, और उन्होंने दी। उसके चलते हुआ आपने सडनली आकर के कह दिया बैकवर्ड का, एसटी एससी के रिजर्वेशन को जब सेटल किया गया था, बैकवर्ड टर्म ही नहीं है। जिस टर्म पे इतना पूरा का पूरा बवाल मचा है, फोकस किया जा रहा, बैकवर्ड तो शब्द ही नहीं है एसटी एससी के मामले में। वो तो शब्द आप घुसा रहे हैं। बैकवर्ड शब्द आता है पहली बार ओबीसी रिजर्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में, वो एसटी एससी में आता ही नहीं है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, 341 एक बात कहता है कि एसटी एससी होमोजेनियस कैटेगरी है, समरूप है, एक समान है, उसमें डिवीजन पॉसिबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट संविधान से ऊपर जाकर के उसको वायलेट करता है। संविधान में अगर कोई मॉडिफिकेशन होना, कुछ भी चेंज होना है, तो यह काम था संसद का, जो आप सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कर रहे हैं। उसके अगली सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि राज्य बना सकते हैं। एसटी एससी की लिस्ट में छेड़खानी सीधा का सीधा राष्ट्रपति तय करता है कि होगी नहीं होगी, शामिल होगा नहीं होगा। आपने सीधा का सीधा राष्ट्रपति से भी ऊपर बना दिया राज्यों को। आपने संसद को वायलेट किया, आपने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया, आपने संविधान सभा के डिसीजंस को चैलेंज कर दिया, आपने राष्ट्रपति को चैलेंज कर दिया, और आप कह रहे हैं कि आप 46 लाख नौकरियों में 32 करोड़ लोगों को घुसा देंगे, एक जनरल कंपार्टमेंट में आप सबको घुसा देंगे। पॉसिबल ही नहीं है सर। ऐसे में सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ने तमाम चीजों को वायलेशन किया। अब असली खेल पे आते, ये तो हो गई जो जितनी भी टेक्निकल चीजें, खेल क्यों खेला गया। पिछले 8-10 सालों में एसटी एससी ओबीसी की एक यूनिटी बढ़ती हुई दिख रही थी, जिससे परेशान लोग दिख रहे थे। कि कौन लोग परेशान, हम सब लोग जान रहे हैं कि एसटी की यूनिटी, एससी की यूनिटी, रोस्टर आंदोलन में देखा, एसटी एससी एक्ट में हमने देखा, हमने बहुत सारे मामलों में देखा। और वो यूनिटी को, उस यूनिटी के चलते दलित पॉलिटिक्स का राइज हुआ, आदिवासी पॉलिटिक्स का राइज हुआ, ओबीसी पॉलिटिक्स का राइज हुआ। अब उस पॉलिटिक्स को तोड़ना है तो इनका फ्रेगमेंटेशन कर, उसका डिवीजन कर दो, ताकि पॉलिटिकली ये कमजोर हो जाएंगे, और पॉलिटिकल कमजोर हो जाएंगे तो सत्ता परमानेंटली उनके हाथ रहेगी, और धीरे धीरे सारा चीजें प्राइवेटाइज होती चली जाएंगी। तो ऐसे में ये पूरा का पूरा खेल पॉलिटिकली एसटी एससी ओबीसी को बिखेरने के लिए, सत्ता पे परमानेंट आरएसएस का कब्जा हो, ताकि वो हिंदू आइडेंटिटी भी मजबूत होती रहे, और जो कास्ट कॉन्शियसनेस डेवलप हो रही थी उसको खत्म किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट को चेहरा बना करके बीजेपी और आरएसएस ने अपनी पूरी पॉलिटिक्स खेल ली, पूरी की पूरी पॉलिटिक्स खेल ली। और यह समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं होना चाहिए कि पिछले 10 सालों में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को आप पढ़ोगे तो वो फैक्ट से कम ऐसा लगता है कि किसी मीडिया चैनल पर बैठा हुआ कोई एंकर जजमेंट दे रहा हो। उसको लगता है कि, मुझे ये लगता है जब बाबरी वाला डिसीजन आता तब सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि बहुमत का जो है ये फीलिंग है, बहुमत को ऐसा लगता है कि मंदिर बनना चाहिए। अब बहुमत को लगता है तो कौन सा सर्वे बहुमत ने किया, ये कैसे सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि कुछ को फायदा मिल गया। ये कुछ कौन है, सुप्रीम कोर्ट डेटा दे कि ये कुछ कौन है जिसको फायदा मिला। दीजिए आंकड़े, लेकर के आइए आंकड़े। जब आप सब कुछ कर ही ले रहे हैं तो आप आंकड़े दीजिए। आपके पास कोई आंकड़ा है? नहीं है। अब मैं बताता हूं आंकड़ा। इस देश की यूनिवर्सिटीज में पहली बार सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में रिजर्वेशन 1997 में आया, एसटी एससी। ओबीसी रिजर्वेशन 2008 में आया, 27% आज तक पूरा नहीं हुआ ओबीसी का, एसटी का 7.5%, एससी का 15% आज तक तय नहीं हुआ। आईआईएम में 7 आईआईएम में 0 एसटी प्रोफेसर है, 0, बड़ा वाला 0। अब इस 0 का वर्गीकरण सुप्रीम कोर्ट करे कि 0 का कौन सा हिस्सा से समाज को जाएगा। 3 दलित है, 7 आईआईएम में 3 दलित असिस्टेंट प्रोफेसर है। अब वो बंटवारा कर ले कि 3 दलितों का बंटवारा कैसे होगा,
और बाकी के जो सीटें खाली रहेगी वो किस किस के हिस्से में जाएंगी? ओबीसी के 6 प्रोफेसर आईआईएम में, आईआईटी में फिर अगेन वही जीरो, बड़ा वाला जीरो। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 7.5% रिजर्वेशन को आज की तारीख में लगभग 27 साल होने के बावजूद भी 3% से ऊपर नहीं गया एसटी का रिजर्वेशन। एससी का 4% के आसपास है, ओबीसी 7% पे टिका हुआ है। इसलिए यह जरूरी है। आप लेटरल एंट्री से 52 लोग अपॉइंट कर चुके हैं पिछले 5 सालों में, जिसमें आपने सेक्रेटरी बना दिए, जॉइंट सेक्रेटरी बने, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, उसमें एक एसटी नहीं है, एक एसटी नहीं है, एक ओबीसी नहीं है। डिब्बा बड़ा करना पड़ेगा और जरूरत हो तो नए डिब्बों पे कब्जा दीजिए। उन डिब्बों को खोलिए जिनको रिजर्व करके आप बैठे हुए हैं। जमीनों पे जिस पे कब्जा है, संस्थानों पे जिसका कब्जा है, पीएम में सेक्रेटरी खोजिए तो पता नहीं चलेगा कितने एसटी कितने ओबीसी, वहां भी बड़े वाले जीरो हैं। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि हम लोग इस पूरी डिबेट को समझे कि एक्चुअली में जनरल कंपार्टमेंट में घुसाना क्यों चाह रहे हैं और किसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश हो रही है। और ये प्रोटेक्शन बहुत क्लियर कट दिख रहा है। जी, थैंक यू।